Hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज के इस वीडियो में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सॉल्व टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है और आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 का डिटेल में जो टारगेट पेपर में जितने भी सवालात थे वो सॉल्व्ड हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकें और जितने भी सवालात हैं वो इसमें आपको सॉल्व्ड मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर टारगेट पेपर सबसे पहले हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 करना है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और बगैर टाइम वेस्ट किए अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट पेपर अगर किसी ने नहीं देखा, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा टारगेट पेपर, लेकिन अगर इन केस अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं PDF में वो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आपको उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन से आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से फ़र्स्ट आप टारगेट पेपर देख सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ भी आइएगा। तो आज की वीडियो में इनऑर्गेनिक सेक्शन करने वाले हैं, तो आए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि फाइंड ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स। तो ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि Z=17 है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। ब्लॉक इसका P है। ये सारा जो है ये आपके सामने इसके आंसर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड जो है Z=19 है, उसके आंसर्स भी आप देख सकते हैं। इसका ये जो सवाल है इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और फिर आपने ये बताना होता है कि ये जो Z की वैल्यू है, एटॉमिक नंबर की आपके पास जो वैल्यू है, इसका ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है, ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी आपने सही लिखनी होती है ताकि जो आपका आंसर है वो भी एक्यूरेट आ सके। तो सेकंड पे Z=19 है, फिर सेकंड पे Z=38 है, स्ट्रोंशियम =38। फिर नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है Fe जो कि आयरन है, आयरन 26 के बराबर है। फिर नेक्स्ट आता है Z=40। बाकी इसके आंसर्स आप टैली कर सकते हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है Z=74 जिसका ब्लॉक D है, ग्रुप 6B है और पीरियड 6 है आपके पास। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो है, यहाँ तक जो हमने किया Z=74, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें लिखा है अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप एंड सेपरेट दैम टू द डिससिमिलर एलिमेंट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर आपके सामने आ जाता है डॉब्रीनर लॉ ऑफ ट्रायड। तो ये आपके सामने है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इन एनी ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज़ द अप्रॉक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो डॉब्रीनर लॉ ऑफ ट्रायड का ये मतलब है कि जो देखिए 3 एलिमेंट्स है ना, अगर एक ऊपर है, एक नीचे है और एक बीच में जो एलिमेंट है, तो जब हम उनका जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला एलिमेंट का जब हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो बीच वाला आपके पास एलिमेंट है उसके बराबर आती है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम एंड देन पोटेशियम है। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है एंड जो पोटेशियम है उसका 39 है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे लेते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनके एटॉमिक नंबर को ऐड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 7 + 39, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो जब ये हम सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 23। तो बीच वाला जो सोडियम है उसका आंसर भी 23 आपके पास आया। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। फिर आ जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये आगे किया हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं लिखा हुआ, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चल के ये डिस्कस करेंगे। तो ये गलती से ये 2 इमेजेस एक साथ आ चुकी हैं। फिर मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन है
ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ये इसकी स्टेटमेंट है। फिर मेंडलीफ लॉ के कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास, जैसे इट वाज द बेस्ट ट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। फिर है ही एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड आपके पास पॉइंट है, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कमिंग एलिमेंट्स, जो आने वाले थे, जो उस वक्त तक जो उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुए थे एलिमेंट्स, तो जो मेंडलीव है उसने पहले से ही जो आने वाले एलिमेंट्स थे उसकी भी प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर ली थी, मतलब कि पेशन गोई कर दी थी। फोर्थ पे आता है, ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, तो उसने कुछ जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास गलत थे, तो मेंडलीफ ने क्या किया था कि एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के करेक्ट किए थे। फिफ्थ पे आता है, ही प्रोवाइडेड द ओपन स्पेस फॉर कमिंग एलिमेंट्स, तो जितने भी जो एलिमेंट्स थे जो दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो उसने उन एलिमेंट्स के लिए जो जगहें थी वो खाली छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बाकी डिसएडवांटेजेस की जानिब हम लोग बढ़ लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि फ़र्स्ट है इसका एनामलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने जो था एनामलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि अनयूजुअल, ऊपर लिखा भी है कि अनयूजुअल पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स थी, मतलब कि अगर कुछ एलिमेंट्स एक ग्रुप में नहीं भी बिलोंग करते तो कुछ उसने ऐसे भी अनयूजुअल पेयरिंग कर दी थी एलिमेंट्स की। फिर सेकंड पे है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नॉट प्रेजेंट, तो आइसोटोप्स की तो पोजीशन प्रेजेंट थी ही नहीं। आइसोटोप्स आपको पता है कि जो होते हैं सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आइसोटोप्स की कोई भी जगह उसने नहीं रखी थी। फिर थर्ड पे आता है कॉइनेज मेटल्स, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है, Cu, Ag एंड Au मिक्स विद अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उसने क्या किया था, जो कॉइनेज मेटल्स है ना, तो उनको अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया था, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। फोर्थ पे आता है नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो मेंडलीफ ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। एंड फिफ्थ वन है ऑल द हैवी मेटल्स प्लेस्ड इन ग्रुप ए विद इनर्ट गैस, और जितने भी हैवी मेटल्स हैं तो उन्हें ग्रुप ए के अंदर रख दिया था इनर्ट गैसेस के साथ, मतलब कि इनर्ट गैसेस और हैवी मेटल्स को एक ही ग्रुप ए में उसने प्लेस कर दिया था। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, ये भी आपने लाजमी याद करने होंगे। तो यहाँ पर एक सवाल आता है आपके पास कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ पर है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा 1A से लेके 8A तक जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये आपके पास MCQs के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल लाजमी आता है कि जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की वो बताएं। तो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता दूं कि MCQs के लिए तो नहायत इम्पॉर्टेंट है ना कि हर एक जो एलिमेंट्स है उसके नाम क्या है। तो जो एलिमेंट नंबर 1A है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, 3A ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 4A को कार्बन फैमिली, 5A को नाइट्रोजन फैमिली या पिक्टोजेंस कहा जाता है, 6A को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस, 7A को हेलोजेंस एंड 8A को नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाने बढ़ते हैं। जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है तो 1A की है NS1, 2A की NH2, 3A की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1, और फिर आप देख सकते हैं कि 4A की NH2 NP2, 5A की NH2 NP3, 6A की NH2 NP4 और 7A की NH2, और बल्कि नहीं ये NH2 नहीं है, 7A की जो है, हाँ ठीक है, तो 7A की NH2 NP5 है और फिर 8A की आपके पास आ जाती है NH2 NP6। तो ये आपके सामने सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनके जो कॉमन नेम्स हैं वो भी लिखे हुए हैं और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशंस भी है। और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इससे काफ़ी सारे आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे
और आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इससे वो भी हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं कि देखिए यहाँ पर आपकी क्या होगी, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर इसके बाद जो होते हैं ना, ये जो बी ग्रुप के होते हैं वो उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपके सामने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। 3b की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NH2n-1d1। 4b की है NH2n-1d2। 5b की है NH2n-1d3। फिर जो 6b है इसके अंदर एक वो है, एक वेरिएशन आती है। और जो बच्चे अच्छे से लेक्चर को सुन रहे होंगे ध्यान से तो उनको ये समझ बात आ जाएगी। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो 6b आपके पास है, 6b जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1n-1d5। तो याद रखिएगा जो आपके पास डी शेल है वो कभी भी 4 या उसको 9 नहीं लिख सकते क्योंकि या तो ये हाफ फिल्ड होता है या तो ये फुल फिल्ड होता है ये वाला शेल। तो कभी भी 4 या 9 नहीं लिख सकते। तो असल में तो इसका आंसर ये बनना चाहिए था ना 6b का कि NH2n-1d4। तो ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जो S से है S से एक इलेक्ट्रॉन लेके D पर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा NS1n-1d5 और ये जो D है ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं 7b पे। तो 7b पे सेम कंटिन्यू सीरीज़ हो जाती है NH2n-1d5। फिर 8b पे टोटल 3 आपकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनती हैं। एक D6 आ जाता है, D7, D8, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 1b। तो 1b के अंदर ये नहीं होगा कि NS1n-1d1, नहीं, वो 3b का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें NS1n-1d10 होता है। तो जब 10 हो जाता है तो फिर जो S पे जो S शेल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसको 1b कहा जाता है। फिर 2b वाले पे क्या होता है NH2n-1d10। और याद रखिएगा जो आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 8b आपका ग्रुप है उसको फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है। 1b ग्रुप को कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है और 2b को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी होगी। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास एक लॉन्ग का सवाल है तो याद रखिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन विच आर गिवन बिलो। तो भाई 4 किस्म के एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट एंड D ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 4 आपके पास हैं। तो इसका आपने एक्सप्लेन में सारा एक एक एलिमेंट का एक्सप्लेन आपने करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है इसका। तो इंट्रोडक्शन है, दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन दी एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले ये एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है S ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो होती है NS1 NH2। तो ये याद रखिएगा। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो S ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सिवाय किसके, सिवाय हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। थर्ड पे आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी, दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ तक S ब्लॉक की बात हो गई। अब P ब्लॉक की जाने बढ़ते हैं। तो P ब्लॉक जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं
ये एक्सट्रीम राइट साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल के। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी आ जाए तो जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP1 NH2 NP6। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर प्रॉपर्टीज़ की जानिब बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर नॉन मेटल्स। तो उसका एस ब्लॉक का उल्टा हो गया, क्योंकि एस ब्लॉक में सारे कौन से थे, मेटल्स थे। लेकिन यहाँ पर जितने भी पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। सेकंड पे ये है कि दे आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, अभी हमने पढ़ा। तो ये जो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये उनसे मतलब कि रिएक्टिव ये भी होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मुकाबले में ये वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, और यही फ़ायदा होता है जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से लेक्चर लेते हैं, कंप्लीट लेक्चर लेते हैं, तो उन्हें याद भी आसानी से होता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया होता है और फिर उनको याद करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, और एक एक जो भी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो आप भी लाजमी लेक्चर कंप्लीट लिया करें, और जो जो लेक्चर कंप्लीट लेता है स्टूडेंट वो मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें कि यस सर हमने भी आपका कंप्लीट लेक्चर लिया है, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे चैनल पर कितने ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो या हमने सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो थर्ड पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। दे यूजुअली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ उसकी थी ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उससे उल्टी सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, पी ब्लॉक की। क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे हमने पीछे पढ़ा कि वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते थे, लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जाकर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ख़त्म होता है। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है उसके सेंटर में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आ जाती है, तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NS1 N-1 D1 एंड NH2 N-1 D10। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने होती है, मैंने पढ़ भी दिया और आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फिर प्रॉपर्टीज़ की जानिब बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल्स। जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो क्या हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं। जैसे उसमें था ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कि जितने भी थे एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे, तो इसमें भी ऐसा ही है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं। फिर आ जाता है सेकंड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड हैं, सिवाय किसके, सिवाय मरकरी के। तो थर्ड आपके पास क्या आता है, थर्ड आपके पास आ जाता है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, किन दो चीज़ों के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जाने बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन दी बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बॉटम में पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है तो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NH2 N-1 D1 एंड N-2 F1 to 14। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। बाकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ की जाने बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में भी तीन इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर मेटल्स। सेम जो एस डी एंड एफ में जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स हैं, बस एस ब्लॉक के अंदर एक जो है वो वेरिएशन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। देखिए मैं आपको पुराना भी सारा रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के हो रहे होंगे। तो सेकंड हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक नहीं एफ ब्लॉक,
सॉरी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर सॉलिड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के वो सॉलिड्स हैं। एंड देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिल्कुल डी ब्लॉक की तरह जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो द ब्रूनर्स लॉ ऑफ ट्रायड जो हमने पहले पढ़ा था उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा था, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो द ब्रूनर लॉ ऑफ ट्रायड है वो आप यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर कंप्लीट उसकी स्टेटमेंट लिखी है, और फिर कंप्लीट बॉक्स में इसकी जो है एग्ज़ाम्पल भी लिखी है। तो आपने जो पेपर है आपका ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो द ब्रूनर्स लॉ ऑफ ट्रायड है आप यहीं से याद करें। बाकी पीछे मैंने आपको ये सारा समझा दिया है द ब्रूनर लॉ ऑफ ट्रायड, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। तो अगर किसी ने वीडियो स्किप वगैरह की होगी तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो द ब्रूनर लॉ ऑफ ट्रायड है ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। तो अब आ जाते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की जानिब। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, इन 1963 एन इंग्लिश केमिस्ट एंड म्यूजिशियन प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो 1863 में एक इंग्लिश केमिस्ट और म्यूजिशियन थे जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव को प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की बेसिस पर। और इसकी स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल according to their increasing atomic masses, then the properties of eighth element will repeat the properties of first element like this octaves of music। अच्छा, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल आसान से बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्स हैं जो केमिस्ट थे, जर्मन जो केमिस्ट थे जिन्होंने इसको लॉ को प्रपोज किया, तो वो ये कहते हैं कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ज़रिए जो अगर उनको वो किया जाए, अरेंज किया जाए, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर लिखा भी है सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे कि ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक है ना, अगर किसी को म्यूज़िक में शौक़ है तो उसको पता होगा। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ सिंगर, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंगर भी हूँ। तो ये जो है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक हैं जिस पर पूरी जो क्लासिकल सिंगिंग है वो डिपेंड करती है। आजकल के तो आपको पता है वो जो चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं वो तो भाई कुछ अलग लेवल पे गाते हैं, तो उनके अपने ही या कोई ऑक्टेव्स हैं। उन्होंने, अगर आप उनको फॉलो करते होंगे तो उन्होंने ऐसे ABCD करके ऐसे गाते हैं। तो चाहत फ़तेह अली खान साहब की तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो गाते हैं वो एक अलग लेवल पर ही गाते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू नुसरत साहब, आई एम ऑल्सो द फ़ैन ऑफ नुसरत साहब, लेकिन जो चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं वो एक अलग ही लेवल पे आप खुद समझ सकते हैं। तो खैर अपने हम लोग टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। तो सारे गामा पाधा निसा जो है ये ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है, मैंने नंबरिंग भी की है, फर्स्ट पे सा आ रहा है और सेकंड पे भी, सॉरी 8 जो नंबर है उस पर भी सा आता है। तो जैसे ऑक्टेव्स ऑफ म्यूज़िक में 8वां पहले और 8वां मिलता जुलता है, सेम टू सेम ऐसा ही अगर एलिमेंट्स को हम लोग एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। जैसे एग्जांपल है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ गया, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो पहले की और 8वें की जितनी भी हैं ये प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर जाकर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की जानिब। तो सेकंड चैप्टर की जानिब मैं जल्दी से अपना PDF फाइल खोल लेता हूँ। तो ये आपका सेकंड चैप्टर ओपन हो गया। तो फर्स्ट सवाल ये है कि मेंशन द सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड शो देयर रिएक्शंस विद वाटर। तो सबसे पहले आपने सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको आपने, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड शो देयर रिएक्शंस विद वाटर।
तो सबसे पहले आपने सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन को मेंशन करना है, और ये जो सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन है आपने इनका रिएक्शन किससे करवाना है, वाटर से करवाना है। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ये कॉपी पर मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, तो आपने पेपर में भी एज इट इज़ लिखना है, तो आपके 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ डिटेल में लिखा है और कॉन्सेप्चुअल वाइज लिखा गया है। तो अ नॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस आर नोन एज सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अ नॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस मतलब कि जो H पॉजिटिव लिखा होता है ना, तो वो जो होते हैं वो उसको कहते हैं सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर मज़ीद आगे इसकी तफसील ये है कि द सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन कैन रेडिली react with other elements, therefore it is only seen isolated when they are in a gaseous state and in a free state। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो सिंपलेस्ट आयंस ऑफ हाइड्रोजन है तो वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इसका वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। जब Na+ और H- का H2O से जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें सबसे पहले मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाती है। फिर हम लोग पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का इसके साथ करेंगे, वाटर के साथ करेंगे। याद रखिएगा कि जब H2O को हम लोग खोल कर लिखते हैं तो वो H+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो H+ और OH- भी H2O ही है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें KOH मिलता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, डिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस एंड गिव 2 मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम इट। सबसे पहले हमें कहा जाता है, ये शॉर्ट का सवाल है याद रखिएगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने 2 मेथड बताने हैं कि वाटर गैस की प्रिपरेशन कैसे होगी, और फिर आपने बताना है कि 2 मेथड्स में बताना है कि जो प्योर हाइड्रोजन है हम लोग वाटर गैस से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पास्ट पेपर में 2016 और 2014 में आ चुका है, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वाटर गैस को डिफ़ाइन कर देते हैं कि वाटर गैस होता क्या है। तो वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय सिंथेसिस गैस। तो वाटर गैस जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO का और H2 का जो मिक्सचर होता है उसे वाटर गैस कहा जाता है। फिर आ जाते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। तो कोई से 2 लिखने हैं ना, तो फर्स्ट है बाय द एक्शन स्टीम ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन को हमने स्टीम देनी है। व्हेन रेड हॉट कार्बन इज़ हीटेड विद स्टीम एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एज अ रिज़ल्ट वाटर गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। जब रेड हॉट कार्बन को हम लोग हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको पता है कि जो वाटर बॉयल होता है वो जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा, उससे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करते हैं कार्बन को और स्टीम के अंदर, तो ऐसा होता है कि एज अ रिज़ल्ट वाटर गैस इज़ प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया है, जब कार्बन को हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करते हैं एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास CO जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 गैस आपको मिलती है, जो कि CO + H2 क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। फिर आपके पास आता है बाय द रिएक्शन ऑफ CH4 विद स्टीम। तो पहले क्या था, पहले हमने कार्बन को स्टीम से किया, अब हम लोग CH4 जो मीथेन है, हम मीथेन को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सा होगा आपके पास, निकल। तो फिर क्या होगा कि वाटर गैस आपके पास लिबरेट होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में CH4 + H2 और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है, और जो निकल कैटलिस्ट है हमने उसको भी मेंशन किया है। फिर जाकर आपके पास CO और प्लस H2 होता है, और ये 3 लगा है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो ये 2 मेथड्स हो गए कि कैसे जो वाटर गैस है आपके पास वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आता है मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन। तो आप वाटर गैस से
प्योर हाइड्रोजन कैसे लिबरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वाटर गैस इज कूल्ड एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर CO लिक्विफाइज एंड H2 गैस इज ऑब्टेन्ड। तो ऐसा होता है कि जो वाटर गैस है, याद रखिएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी एक गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। तो जब हम वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जब हम लोग लो टेम्परेचर पर कूल करते हैं वाटर गैस को, तो ऐसा होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विफाइज हो जाती है, मतलब कि वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है और हमें ऐसा क्या होता है कि हमें प्योर हाइड्रोजन गैस है वो ऑब्टेन हो जाती है। फिर आते हैं रिमूवल ऑफ ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड हैज़ सम पार्टिकल्स ऑफ CO। In order to remove these particles, H2 is treated with NaOH। तो भाई अब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिक्विफाई करके कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने जो है हाइड्रोजन गैस निकाल ली, लेकिन अब आपको पता है कि वो दोनों मिक्स हुई थी, तो वो जो हाइड्रोजन गैस आपको मिली है उसके अंदर अभी भी वो कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस पार्टिकल्स H2O इज ट्रीटेड विद NaOH। और जो ये पार्टिकल्स जो बच गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें H2 का रिएक्शन NaOH से कराना होता है, जो कि है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट, जिसको हम केमिकली क्या लिखते हैं HCOONA, और इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट इज़ सेपरेटेड एंड प्योर हाइड्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड। तो फिर ऐसा होता है कि जो सोडियम फॉर्मेट है उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स के साथ, और फिर ऐसा होता है कि जो प्योर हाइड्रोजन है 100% प्योर हाइड्रोजन वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 2 मेथड्स पूछे गए थे, तो हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है, व्हेन वाटर गैस इज़ हीटेड विद स्टीम in the presence of iron oxide और cobalt oxide, as a result hydrogen gas is obtained। तो भाई when water gas is heated with steam, तो जब वाटर गैस को हम लोग स्टीम के साथ हीट करते हैं, और इस बार कौन सा कैटलिस्ट हो रहा है इस्तेमाल, तो इस बार आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड को हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन। तो फिर ऐसा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर गैस को हम लोग स्टीम का मतलब क्या होता है, वाटर ही होता है। तो H2O के साथ जब हम लोग रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ या आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड, दोनों में से किसी भी अगर कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाती है। फिर अब देखें, ये जो रिएक्शन आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों मिल रही हैं। अब हमने इन दोनों को सेपरेट करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्योर हाइड्रोजन चाहिए ना। तो हमने क्या करना है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को हमने सेपरेट करना है। तो ये कैसे सेपरेट होंगी, तो द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 पुट इन वाटर। तो ऐसा करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि दोनों गैसेस हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट CO2 इज़ डिज़ोल्व्ड एंड H2 गैस इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो पानी के अंदर हल नहीं होती। तो इस तरह हम लोग हाइड्रोजन गैस, जो प्योर हाइड्रोजन गैस है, उसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं। तो ये हमने अभी 2 मेथड्स पढ़े कि कैसे वाटर गैस बनती है और वाटर गैस से हम लोग कैसे प्योर हाइड्रोजन को निकालते हैं या प्योरीफाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। तो आए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है दोज कंपाउंड्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और दीगर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन हो, तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, बाइनरी
कंपाउंड्स, मतलब कि दो एलिमेंट्स हों, एक हाइड्रोजन का और एक कोई सा भी दूसरा एलिमेंट हो, तो उसको बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। तो देयर आर 6 बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर गिवन बिलो। तो टोटल 6 किस्म के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक हाइड्राइड, जिसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। तो द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन विच रिएक्ट्स विद ग्रुप 1A एंड 2A एक्सेप्ट BeMg आर नोन एज आयोनिक हाइड्राइड्स। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे या तो ग्रुप 1A या ग्रुप 2A, लेकिन उसमें जो ग्रुप 2A के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसा एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन और ग्रुप 1A या 2A एलिमेंट का मिक्सचर हो, तो वो आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाता है। बाकी प्रेपरेशन के ये जो फार्मूले हैं ये आप देख सकते हैं, मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स मज़ीद करने हैं। तो जनरल फार्मूला इसका क्या है, MH या MH2 इसका जनरल फार्मूला है। तो बाकी आप इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इन मोल्टन स्टेट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज़ हार्ड स्ट्रक्चर, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने पूरे नोट्स हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है, मैं आपको जो बेसिक एक्सप्लेनेशंस हैं बस वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 5 चैप्टर्स करने हैं, तो टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है, द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन विच रिएक्ट्स विद ग्रुप 3A to 7A आर नोन एज कोवलेंट हाइड्राइड्स। जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि मिक्सचर हों हाइड्रोजन का, और जो दूसरा एलिमेंट है वो ग्रुप 3A से लेकर 7A तक किसी भी ग्रुप से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उन्हें कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, NH3, C2H2 क्या होता है, इथीन होता है। तो ये सारे कौन से हैं, इन जितने भी आपके पास प्रेपरेशन में जो आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स की ही एग्जाम्पल है। बाकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिएगा और ये सारा कुछ आपने देख लेना है। फिर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आ जाते हैं 3rd नंबर पर, तो ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। द हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो याद है कि हमने जो आयोनिक हाइड्राइड्स थे, फर्स्ट हाइड्राइड्स, उसमें बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ दिया था। तो जब हाइड्रोजन जो है वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ जाकर रिएक्ट करता है या कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं polymeric hydrides, because Be and Mg have small size and large charge density, so they make polymers with other elements। तो याद रखिएगा कि इन्हें जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनको अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, और जो इनकी चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि जो इन पर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये अगर किसी भी एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होते हैं तो ये पॉलीमर्स बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके, तो इसीलिए इन्हें पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहा गया है। एंड जो है देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना आयोनिक हाइड्राइड्स की भी और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की भी। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आधी प्रॉपर्टीज़ आयोनिक हाइड्राइड्स की होती हैं और आधी प्रॉपर्टीज़ कोवैलेंट हाइड्राइड्स की होती हैं। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की जाने पढ़ते हैं। व्हेन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A will combine with hydrides of group 1A, as a result complex hydrides are formed। तो ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स जब ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं कि ABH4 होता है। तो 1A ग्रुप के जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, और 3A के ग्रुप है बोरॉन या एल्युमिनियम। तो जब 1A के और 3A ग्रुप के जब कंबाइन होते हैं आपके पास ये एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि लिथियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और बाकी सोडियम, बोरॉन और हाइड्रोजन, ये जो सारे आपके सामने ये जो एलिमेंट्स बने हैं ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की ही एग्जांपल है।
तो फिफ्थ पर हम लोग चलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स पर, और मेटालिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन हाइड्राइड्स हाइड्रोजन पेनिट्रेट्स इनटू स्पेस between the atoms of transition elements, as a result metallic hydrides is formed। तो भाई ऐसा होता है कि कोई भी जैसे हाइड्राइड्स हों, दो एलिमेंट्स मिले हों, तो वो बीच में स्पेस होते हैं ना, होता है गोल गोल गोल। जब ये जो एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो बीच में अगर जो स्पेसेस होती हैं, तो वहाँ पर जब हाइड्रोजन पेनिट्रेट हो जाता है उन स्पेसेस के बीच में, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मेटालिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है, अगर ज़्यादा स्पेस होगी तो हाइड्रोजन ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, और अगर जो होल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी तो हाइड्रोजन कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निकल जो है उसका साइज़ छोटा होता है, और इसीलिए जो उनके जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वो भी कम होती हैं। इसलिए जो निकल हाइड्राइड है उसमें 1.7 है, और कॉपर का मॉलिक्यूल जो निकल के मुकाबले में वो बड़ा होता है या लार्ज होता है, और इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो 2.4 लिखा हुआ है, और ये जो हर एक एलिमेंट में हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती रहती है फॉर मेटालिक हाइड्राइड्स। फिर लास्ट आपके पास आता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो इसकी जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1b एंड 2b आर नोन एज बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 1b के एलिमेंट्स जब ग्रुप 2b के साथ कंबाइन होते हैं तो इन्हें कहा जाता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के इंटरमीडिएट होती हैं। मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मेटालिक हाइड्राइड्स की मिलेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट हाइड्राइड्स की मिलेंगी। जैसे कि जिंक हाइड्राइड हो गया ZnH2 एंड TlH2 आपके पास हो गया। तो यहाँ पर जाकर आपके पास ये पूरा एक लॉन्ग सवाल था, ये ख़त्म हुआ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर आता है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में मुख्तसर से इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। तो पहले डेफिनेशन है, दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ऐसे एटम्स एलिमेंट के जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो टोटल 3 किस्म के आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड ड्यूट्रियम एंड थर्ड ट्रीटियम, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो प्रोटियम में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो प्रोटियम है एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड प्रोटियम। तो ऐसे आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का जिसके पास एक प्रोटॉन हो और कोई न्यूट्रॉन ना हो तो उसे प्रोटियम कहा जाता है। और इसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं, एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन हुज एटॉमिक नंबर इज़ 1। ऐसा आइसोटॉप हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और एटॉमिक मास भी 1 हो तो वो प्रोटियम कहलाता है। और इसका जो सिंबल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1H1। तो जो प्रोटियम है उसे 1H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परसेंटेज देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स कंटेन 99.98% प्रोटियम। तो जो हाइड्रोजन आपके पास होती है उसके अंदर 99.98% जो होता है प्रोटियम होता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन की तादाद 1 होती है और न्यूट्रॉन की 0 होती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आपने लिख देना है P = 1 एंड N = 0। बाकी जो इसकी डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं बनी हुई है। कुछ ये स्क्रीन टेढ़ी करके भी है फ़ोटोज़, तो इसको आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम करके आपको इसकी जो फ़ोटो है वो दिखा देता हूँ। जैसे P = 1 और N = 0 आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी जानिब, ड्यूटेरियम की जानिब। तो ड्यूटेरियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ 1 प्रोटॉन एंड ऑल्सो 1 न्यूट्रॉन। तो
उसमें प्रोटियम में क्या था, उसके अंदर 1 प्रोटॉन था और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं था। लेकिन ड्यूटेरियम में ऐसा आइसोटोप जिसके पास 1 प्रोटॉन हो और 1 न्यूट्रॉन हो उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। और फिर सेकंड डेफिनेशन क्या है, ऐसा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और उसका एटॉमिक मास 2 हो तो वो ड्यूटेरियम कहलाता है। सिंबल इसका देख लेते हैं, तो इसका सिंबल है D1D2, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 1H2 भी इसका सिंबल होता है। तो उसकी परसेंटेज क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स कंटेन 0.015% ड्यूटेरियम। तो बहुत कम मिकदार में ड्यूटेरियम होता है इन हाइड्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपने बनाना होगा लाजमी। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की जानिब। तो फिर ट्रीटियम आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ट्रीटियम। ऐसा आइसोटोप हाइड्रोजन का जिसके पास 1 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन्स हो। और जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी, ऐसा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और एटॉमिक मास 3 हो तो वो ट्रीटियम कहलाता है। बाकी सिंबल आप देख सकते हैं 1T3 या 1H3 भी आप कह सकते हैं। और बाकी जो इसकी परसेंटेज है वो समझ ले हाइड्रोजन के अंदर बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 एक्सपोनेंट -15% जो आपका ट्रीटियम है वो होता है। तो ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये ख़त्म होता है। तो आए अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाउन सेल जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आता है जो कि इस साल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम थ्रू डाउन सेल। तो हमने इसमें सोडियम को ये जो पूरा है ना हमारा डाउन सेल का जो सवाल है, हमने इसके अंदर सोडियम को प्रिपेयर करना है बाय डाउन सेल। तो भाई सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोडियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, यूजफुल मेडिसिन एंड अदर केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो सोडियम है वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, सोप में, डिटर्जेंट्स और यूज़फुल मेडिसिन्स और दूसरे दीगर केमिकल्स के अंदर यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज़। और ये जो सोडियम है लेबॉर्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। ऑन लार्ज स्केल सोडियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय डाउन सेल, डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। और जो सोडियम है वो लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाउन सेल के ज़रिए तैयार किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है ये आपने बताना है और डिटेल नीचे लिखी हुई है। तो डाउन सेल की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये दिस सेल इज़ अ सिलेंडर लाइक विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील। और ये डाउन सेल है, ये एक सिलेंडर टाइप सेल होता है और जो कि टोटल स्टील का बना होता है। इट्स इनर सरफेस इज़ कोटेड विद रेड फायर ब्रिक्स। और जो इसकी अंदर की सरफेस है वो रेड फायर ब्रिक्स से बनी होती है। इन दिस सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हुड कहा जाता है, इज़ प्रेजेंट विच प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम। और इसके सेंटर में एक हुड होता है जो कि क्लोरीन और सोडियम की मिक्सिंग नहीं होने देता। और फिर क्या होता है, इन दिस सेल ग्राफाइट रॉड एक्ट्स एज एनोड एंड आयरन गॉज एक्ट्स एज कैथोड। और जो ये सेल है इसके अंदर ग्राफाइट रॉड जो है वो एनोड एज ए नोड एक्ट करता है और जो आयरन गॉज है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि डाउन सेल कैसा होता है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम किस तरह की होती है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो ये आप पूरी इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर है सिलेंडर की तरह जो कि स्टील का बना हुआ है। और बीच में आप देख सकते हैं कि एक क्या हमने पढ़ा पीछे कि एक सेकंड, हाँ, एक हुड होता है। ये एक हुड है बीच में बना हुआ जिसकी वजह से जो सोडियम है और क्लोरीन है वो अलग अलग रहते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते।
ठीक है, ये सारी आपने डायग्राम है, ये लाजमी आपने बनानी है। बाकी आप प्रिंसिपल्स देख लें। देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये वजह है कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं हो सकती। तो नोट्स आपके सामने हैं, तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि ड्यूरेशन इसकी कम हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके प्रिंसिपल्स देख लो, और फिर केमिकल मटेरियल्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। सोडियम क्लोराइड यूज़ हुआ है और कैल्शियम क्लोराइड इसमें यूज़ हुआ है। बाकी को इसके जो प्रोसेस है वो आप देख लें कि, चलिए प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 is mixed with the sodium chloride to reduce the melting point of NaCl from 801 डिग्री सेंटीग्रेड टू 590 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। वो मतलब कि जब हम लोग उसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करते हैं, फिर जाकर सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करने के लिए हम लोग जो सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग मिक्स करते हैं, ताकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस होकर 590 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। तो फिर सेकंड पॉइंट ये है, आफ्टर हीटिंग अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड एट दिस टेम्परेचर दिस मिक्सचर इज़ मेल्टेड। तो 590 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जब हम लोग उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट कर देते हैं, जो आपका मिक्सचर बना है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर बना है, तो जब हम उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं तो एट दिस टेम्परेचर दिस मिक्सचर इज़ मेल्टेड। तो इस टेम्परेचर पर आकर ये मिक्सचर जो है वो मेल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है, दिस मोल्टेन मिक्सचर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू डाउन सेल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पाइप। और ये जो मिक्सचर है, ये जो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो मोल्टेन मतलब कि जो अब तो लिक्विड बन गया ना, अब ये जो लिक्विड का मिक्सचर जो है ये फिर हम लोग डाउन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और इंजेक्टर पाइप के ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत ज़्यादा हीटेड होता है। तो इसको इंसानी हाथ नहीं पकड़ सकते, तो इंसानी हाथ तो वैसे पिघल जाएंगे। तो इसी वजह से इंजेक्टर पाइप के ज़रिए ये जो मिक्सचर आपका होता है लिक्विड मिक्सचर, इसको जो है वो डाउन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू दिस मोल्टेन मिक्सचर। तो अब क्या करते हैं, अब डाउन सेल के अंदर हम ये जो मोल्टेन मिक्सचर है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एंड फिफ्थ पे आ जाता है, एज अ रिज़ल्ट फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो रिएक्शन है टेक प्लेस होता है। NaCl 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट होता है तो Na+ और Cl- ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग अलग आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो फिर ये रिएक्शन लिखे हुए हैं कि एनोड पे क्या, जो एनोड आपका है वहाँ पर क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है। ये सारे नोट्स आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने लिखे गए हैं। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन आपने लिखना है दोनों रिएक्शंस को मिलाकर। तो फिर इसका आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि डाउन सेल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं पढ़ देता हूँ। रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ वेरी चीप। तो रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है इस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये इसका एडवांटेज है। सेकंड, सोडियम प्रोड्यूस्ड इज़ 100% प्योर। तो सोडियम जो हमें मिला है डाउन सेल के ज़रिए तो वो 100% प्योर है। तो ड्यू टू द presence of food in down cell sodium and chlorine is not mixed। तो अभी हमने पढ़ा भी था उसके स्ट्रक्चर के अंदर कि हुड की वजह से जो बीच में डाउन सेल के बीच में सेंटर में लगा होता है, तो हुड की वजह से जो सोडियम और क्लोरीन है वो मिक्स नहीं होते। और बाकी हम डिसएडवांटेजेस की जानिब बढ़ते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। अब आपको पता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करने में आपको पता होगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसी वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है।
तो अब आ जाता है डाउन सेल हमने कंप्लीट हो कर लिया। और अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय कैस्टनर केल्नर प्रोसेस। तो ये सारा देख लेते हैं। अब ड्यूरेशन वीडियो की बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो लेकिन हम लोग फिर भी अब इसमें ये है 1 से लेकर 5 तक हमने करने हैं। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने बनाए हैं नोट्स, मैंने खुद बनाए हैं और बड़े आसान अल्फाजों में हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये सारे मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब ये जो सवाल है ये कॉस्टिक सोडा बाय कैस्टनर केल्नर प्रोसेस है। याद रहे कि ये भी लॉन्ग सवाल में आता है। इसमें हमने कॉस्टिक सोडा बनाना होता है बाय कैस्टनर केल्नर सेल। तो इसमें प्राइमरी चैम्बर देखिए, मैं आपको ओवरऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये दो चैम्बर्स पर कंसिस्ट होता है। एक प्राइमरी चैम्बर होता है और सेकेंडरी चैम्बर होता है। फिर प्राइमरी चैम्बर की आपने हेडिंग डालकर आपने प्राइमरी चैम्बर के बारे में बताना है कि जो अपर चैम्बर है वो प्राइमरी चैम्बर कहलाता है, और जो सेकेंडरी चैम्बर है मतलब कि जो नीचे वाला चैम्बर होता है वो सेकेंडरी चैम्बर कहलाता है। और फिर इसके डायग्राम की जाने बढ़ते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो अपर वाला चैम्बर है तो वो ये जो आप देख सकते हैं सामने, अपर चैम्बर जो है प्राइमरी चैम्बर है, लोअर वाला सेकेंडरी चैम्बर है। तो रॉ मटेरियल इसमें क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। इसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। तो अच्छा, तो प्रोसेस की जाने बढ़ते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व विद वाटर। तो सबसे पहले तो लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो पानी के अंदर लार्ज अमाउंट में डिज़ोल्व किया जाता है। और याद रखिएगा NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को ही ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। जब NaCl वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है तो वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ प्राइमरी चैम्बर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पाइप। जैसे पिछले वाले डाउन सेल के अंदर हमने इंजेक्टर पाइप के साथ ऐड किया था, तो इस वाले में भी सेम ऐसा ही है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है हम उसको प्राइमरी चैम्बर के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पाइप उसको ऐड करेंगे। फिर थर्ड है नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर और जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसोल्यूशन ऑफ ब्राइन होगी, मतलब कि NaCl जो है वो Na+ और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और फिर आ जाता है जो रिएक्शन एनोड पर होगा, रिएक्शन कैथोड पर होगा, और फिर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपने लिख देना है जब ये रिएक्शन हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास है सोडियम प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस गोज़ डाउन इन सेकेंडरी चैम्बर अलॉन्ग विद मर्क्यूरी कॉल्ड सोडियम अमेलगम। तो जो सोडियम इस प्रोसेस में जो पूरे रिएक्शन है इसमें जो सोडियम आपके पास लेकिन जो क्लोरीन है ना, ओवरऑल रिएक्शन में देखें कि Na और क्लोरीन आपके पास ऑब्टेन हुआ है। तो क्लोरीन तो इस वाले में आपको पता है कि क्लोरीन गैस होती है तो वो लिबरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर जो सोडियम है वो प्राइमरी चैम्बर से अब सेकेंडरी चैम्बर के अंदर जाएगा और अलॉन्ग विद मर्करी भी इसके साथ हो गई, जिसको कहा जाता है सोडियम अमेलगम। तो याद रखिएगा कि मर्करी का दूसरा नाम जो है वो सोडियम अमेलगम भी होता है। तो फिफ्थ पॉइंट है नाउ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज स्प्रेड ऑन सोडियम अमेलगम एंड सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, मर्करी डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि जब सेकेंडरी चैम्बर में सोडियम और मर्करी चले गए तो ऐसा होता है कि लिमिटेड अमाउंट मतलब कुछ जो मिकदार है पानी की वो ऊपर स्प्रे की जाती है सोडियम अमेलगम पे, और ऐसा होता है कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और मर्करी कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो एज अ रिज़ल्ट कॉस्टिक सोडा इज़ प्रोड्यूस्ड एज शोन बिलो। तो जब जो सोडियम है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, तो आपको क्या मिलता है, आपको कॉस्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपको मिल जाता है, जैसा कि आप इस पर आपको जो रिएक्शन लिखा हुआ है वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सिंस द डेंसिटीज़ आर डिफरेंट सो कॉस्टिक सोडा एंड मर्करी कैन बी
सेपरेटेड ईजिली। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, मरकरी और कॉस्टिक सोडा को सेपरेट करने का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि जो कॉस्टिक सोडा है और मरकरी, उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो वो ईज़िली मरकरी जो है वो सेपरेट कर ली जाती है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। तो इस प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो आप देख लें। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये 5 टोटल एडवांटेजेस हैं और फिर ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोसेस के, ये आपने देख लेना है। फिर ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है वो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। मेरे साथ पीछे बोलिएगा। इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है, केमिकल नेम जो है, याद रखिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो इसका कमर्शियल नेम है या कॉमन नेम है, लेकिन जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है वो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका जो है केमिकल नेम है। और इसका फार्मूला क्या है, CaOCl2, या इसको Ca ब्रैकेट में OCl फिर Cl भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि CaOCl2 ही लिखें, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम बन जाता है। फिर नेक्स्ट है फार्मूला सजेस्टेड बाय प्रोफेसर ऑडलिंग। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो फार्मूला है वो प्रोफेसर ऑडलिंग ने सजेस्ट किया था। और फिर नेक्स्ट है वाइट एमॉर्फस पाउडर विथ Cl2 लाइक स्मेल। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये वाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, और ये जो इसकी स्मेल है वो क्लोरीन जैसी होती है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, और ये MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ब्लीचिंग पाउडर का नोट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग में आ जाता है तो ये सारी बातें आपने लिखनी होंगी। और फिर आ जाता है इट कैन रिमूव कलर। अगर आपको पता होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो ब्लीच होती है, वो कलर को रिमूव कर देता है। तो फिर इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन पढ़ लेते हैं। तो इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ये आपके सामने ये जो फार्मूला है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, और फिर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस लिखी हुई हैं कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ H2O, जो लड़कियां ब्लीच करती है ना अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पैरों पे, तो इसके ब्लीच के लिए भी यूज़ होता है। फिर सेकंड है स्टेरिलाइजेशन ऑफ H2O, ये जो वाटर है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। और थर्ड जो है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर Cl2 गैस। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्लोरीन गैस बनाने के लिए भी काम आता है। और यही वजह है कि जो क्लोरीन है उसकी जो स्मेल है वो सेम टू सेम ब्लीचिंग पाउडर की तरह होती है। तो यहाँ पर जाकर हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। जितने भी सवाल आज जो टारगेट पेपर में थे वो डिस्कस कर लिए। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं कि देखते हैं कि अब चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या है। सबसे पहले बोरिक एसिड की जानिब बढ़ते हैं कि बोरिक एसिड क्या है। चैप्टर नंबर 4 में पहला सवाल है वो बोरिक एसिड का ही है। तो ये इसके कंप्लीट है, प्रेपरेशन है फ्रॉम बोरेक्स। आप देख सकते हैं इसका जो रिएक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं, केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इट इज़ सॉफ्ट, सिल्की एंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो बोरिक एसिड होता है ये सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ ग्रीसी इन फील, ये जो होता है ये ग्रीसी होता है फील करने में। थर्ड पे आ जाता है इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इन कोल्ड वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और जो बोरिक एसिड होता है ये जो ठंडे पानी के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन गर्म पानी में ये फ़ौरन सॉल्व हो जाता है, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर लिखा हुआ है। और बाकी नेक्स्ट है इट इज़ वीक मोनोबेसिक लोएस्ट एसिड, और जिसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखा है ये आपके सामने इस एग्जांपल है। फिर इसके यूजेस की जाने बढ़ते हैं। तो द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज़ एंटीसेप्टिक, सो इट इज़ यूज्ड फॉर आई वॉश। तो ये बोरिक एसिड है तो ये एक एंटीसेप्टिक है और इसलिए ये आंख साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। तो फिर इसका एक रीज़न भी आता है और साथ में स्ट्रक्चर भी है, वाई बोरिक एसिड इज़ सॉफ्ट। तो बोरिक एसिड सॉफ्ट क्यों होता है तो इसका देख लेते हैं। बोरिक एसिड हैज़ नीडल लाइक क्रिस्टल्स। तो ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो सुइयों की तरह होते हैं, नीडल की तरह होते हैं। द लेयर्स ऑफ BOH3 इज़ सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ
3.18 angstrom. Hence layers glide over each other, so it is soft and greasy. तो आपको ये पता चल गया होगा यहाँ से देखकर कि जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट होते हैं 3.18 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसी वजह से है ये जो इस डिस्टेंस की वजह से ही ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 17 पेजेस हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय डाउन सेल है, ये सारा आप देख सकते हैं। मैं ये कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये सारा आप देख सकते हैं। ये जो है इसकी कंप्लीट डायग्राम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये जो डाउन सेल है जिससे हम लोग नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं ये कैसा होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका पहला स्टेप जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जिसमें जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड प्लस O2 ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, और इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है NO है वो सेपरेट आउट हो जाता है। फिर स्टेप नंबर 2 है ऑक्सीडेशन चैम्बर, स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन टावर, और जो नेक्स्ट में आकर हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास फाइंड हो जाता है। सॉरी मेरे पास, हाँ ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एंड में जाकर आपको जो है जो नाइट्रिक एसिड है वो आपको कंप्लीट जो है वो प्योर मिल जाता है। तो ये सारा इसका वो जो है स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स देख लेते हैं कि इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है, अमोनिया, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड फोर्थ पॉइंट प्यूरिफिकेशन ऑफ HNO3। तो ये सारे स्टेप्स बाय स्टेप आपके पास डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने ऐसा ही सेम टू सेम बोर्ड में भी लिखना है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसके बारे में लिखा। फिर स्टेप नंबर 2 ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, स्टेप नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एंड स्टेप नंबर 4 प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आपने इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। तो एडवांटेजेस देख लें कि रॉ मटेरियल्स आर वेरी चीप। जो इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स का मतलब जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, मतलब कि सस्ती होती हैं। चीप का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 2 नंबर चीज़ें होती हैं, नहीं। चीप का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होती हैं। सेकेंड है रॉ मटीरियल, raw material NH3 is already purified, so there is no need to purify product produced। तो जो एमोनिया है वो हमारा रॉ मटेरियल है। स्टार्टिंग हम लोग एमोनिया से करते हैं, तो जो एमोनिया है वो ऑलरेडी प्यूरिफाइड होता है, तो इसलिए एमोनिया को प्यूरिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके डिसएडवांटेजेस कोई भी नहीं है, इसलिए डिसएडवांटेज कोई हम लिख भी नहीं सकते। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया है जब वेपर की फेज़ में होता है तो ये जो है नाइट्रिक एसिड, मैंने अमोनिया बोल दिया, आई एम सॉरी। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर 2 फेजेस में होता है। एक जो होता है वो वेपर फेज़ में होता है, एंड सेकंड स्ट्रक्चर सॉलिड फेज़ में होता है। तो वेपर फेज़ में आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम वेपर फेज़ की है, एंड सेकेंड डायग्राम जो है वो सॉलिड फेज़ की है। फिर है मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। तो ये फिर एक लंबा चौड़ा सवाल है आपका लॉन्ग का, और याद रखिएगा जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लेंथी आपके पास ये चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम में इंट्रोडक्शन लिखना होगा। फिर इसका जो गैंग है वो उसकी हेडिंग डाल के प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट होती है। एंड देन है इसके 3 मेथड्स हैं, एक हॉल्स मेथड है, बेयर्स मेथड है, और थर्ड पे आ जाता है सरपेक्स मेथड। तो ये तीनों मेथड आपने डिटेल में लिखने होते हैं। जब ये 3 मेथड्स आप डिटेल में लिख लेंगे तो फिर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्यूरिफाइड Al2O3। तो प्यूरिफाइड इसको Al2O3 को एलुमिना कहा जाता है। तो जब ये जो 3 ना मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हॉल मेथड है, बेयर्स मेथड है, फिर सरपेक्स मेथड है। तो ये तीनों मेथड जब कंप्लीट आपके पास सॉल्व हो जाएंगे तो इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक जो एलुमिना है, प्यूरिफाइड एलुमिना आपको मिल जाएगा। तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी।
तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड होंगे। फिर ओवरऑल रिएक्शन जब आप करेंगे तो आपको 100% प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आपको जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 करेंगे, तो यहाँ पर जाकर आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो है इसका पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड इज़ 99% प्योर। तो एल्यूमिनियम जो प्रोड्यूस हुआ है इस प्रोसेस में वो 99% प्योर है। फिर सेकंड है ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रेफाइट and forms carbon dioxide. So graphite is used and is changed the I don't know ये क्या लिखा हुआ है, चेंज टाइम बाय टाइम। अच्छा, तो सेकंड जो ऑप्शन है जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या लिखा है, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्रेफाइट के साथ तो वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो ग्रेफाइट है वो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है, वो सेम कंडीशन में नहीं रहता। तो फिर आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो ये एक अलग से सवाल है, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। ये भी आप देख सकते हैं कि रिफाइनिंग कैसे होता है। तो इसका भी फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन होती है, रिएक्शन एट कैथोड होता है, रिएक्शन ऑफ कैथोड होता है। और फिर जब ओवरऑल रिएक्शन आप देख लेते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको जो प्योर एल्युमिनियम है 100% वो मिल जाता है। फिर मेटलर्जी की आपके पास डेफिनेशन है, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम है, जैसे ऑक्साइड ओर है, फ्लोराइड ओर है। फिर एल्युमिनियम की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपने याद कर लेनी है। तो इसके यूजेस क्या हैं, एल्युमिनियम के यूजेस देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एल्युमिनियम जो है वो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के अंदर यूज़ होता है। जो बर्तन वगैरह आपके होते हैं तो वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। फिर जो वायर्स होती हैं वो एल्युमिनियम की होती हैं। थर्ड पे है एल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड सिगरेट्स। तो आपको पता होगा कि जो फॉयल होते हैं ना, जिसमें चॉकलेट्स रैप होती हैं या जो स्वीट्स रैप होती हैं और सिगरेट जिसमें रैप होती है, तो वो एल्युमिनियम के फॉयल बने होते हैं जो सिल्वर कलर के होते हैं। फिर जो है फोर्थ पे द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड AlNO38 इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज़। तो मिक्सचर जो है इन दोनों का, ये इससे क्या बनता है, इससे एलॉय बनता है। और फिर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज़ है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। फिर ड्यूरालुमिन है, इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फिर आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रीजिया, हाउ डज़ गोल्ड डिज़ोल्व इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्वा रीजिया की एग्जांपल बतानी है, डेफिनेशन बतानी है कि डेफिनेशन एक्वा रीजिया होता क्या है और जो गोल्ड है इसके अंदर कैसे डिज़ोल्व होता है। तो ये सारा सवाल आपके सामने है, ये आपने देख लेना है अच्छे से। फिर आ जाता है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ये पूरे कॉन्टैक्ट टावर की आपके पास डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि जो उसकी लेबलिंग है वो आपको 100% जो है वो आपको नज़र आ जाए कि कैसे कैसे इसकी लेबलिंग करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी लेबलिंग नज़र आ गई होगी, वो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की लेबलिंग। तो फिर इसके स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 इसके सामने आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र। फिर आपने वो पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र बताना है, आपके सामने नोट्स गिवन है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर स्टेप नंबर 2 है प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2, ये सारा आपने स्टेप बताना है। फिर स्टेप नंबर 3 आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इनटू SO3।
और फिर ये सारा वही, ये स्टेप नंबर 3 है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप है। तो ये सारा आपने जैसे जैसे लिखा है वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है और ये याद रखना है। मैं आपको अगेन ये आपको मैं बता दूं कि मैं आपको कंप्लीट में मैं आपको इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपको कंप्लीट में ये सारा एक्सप्लेन करूँगा तो जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा लेंथी हो और फिर वो अपलोड करने में भी मसला आता है। तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर बस उसको ओवरऑल आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। फिर स्टेप नंबर 4 है प्रोडक्शन ऑफ ओलियम। स्टेप नंबर 5 कन्वर्जन ऑफ ओलियम इनटू H2SO4। और फिर आ जाता है एडवांटेजेस स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये आप सारा देख लें, ये आपका सारा उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लॉन्ग है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वो सिर्फ एडवांटेजेस तक आपने याद करना है। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। तो अब वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे ये वीडियो चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक करनी थी, तो कोई मसला नहीं है। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं, मैं आपके जो कमेंट है उसका मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे कमेंट्स में आपने ये बताना है कि मैं जो टारगेट पेपर है वो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज की एक्सप्लेनेशन करूँ। क्योंकि देखें, अगर मैं एक एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, तो फिर ऐसा होगा कि आपको मैं एक एक सवाल जो है वो डिटेल में समझा सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे एक साथ काफ़ी सारे चैप्टर्स करेंगे तो उसकी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। ऑब्वियसली रीज़न आपको पता है कि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो आप मुझे बता दें कि मैं आपको एक एक चैप्टर करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं या सारे चैप्टर्स एक साथ करके बस जल्दबाजी में एक्सप्लेनेशन करूं। तो ये लाजमी मुझे बताइएगा। तो जैसा आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से वैसा ही होगा। तो बाकी इतना देखें मैंने आपको लेंथी, आप तो बैठ कर देख रहे हैं बस लेक्चर को। तो जब से लेक्चर चल रहा है नॉन स्टॉप मैं बोल रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटे से भी कहीं ज़्यादा की ये वीडियो हो चुकी है। तो लास्ट में अपने टीचर को सपोर्ट दिखाया करें। ये लेक्चर बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। सारे क्वेश्चंस कंपाइल करना, फिर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, तो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो लाज़मी में अपने टीचर को सपोर्ट किया करें। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। जो एनालिटिक्स है मैंने वहाँ पर देखा कि 70% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब लाज़मी करें चैनल को और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो के का नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।